सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में अपन चर्चा कर रहे थे 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, और उसमें भी अपन ने खंड ब लिया था। खंड ब का एक लेसन कंप्लीट था, दूसरे लेसन का एक वीडियो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। आज सेकंड वीडियो अपन शुरू करेंगे। अब इसमें देखो, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें अपन ने लिया था सबसे पहले क्या, मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं ये अपन ने देख लिया था। मूल अधिकारों का क्या महत्व है, इसके 4 महत्व देखे थे अपन ने। और उसके बाद भारतीय संविधान के तहत हमें कितने मूल अधिकार दिए गए हैं ये भी अपन ने देख लिया था। तो कुल मिलाकर 7 मूल अधिकार दिए गए थे, उनमें से एक हटा दिया। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है हमारे पास, 6 मूल अधिकार हैं। इन 6 मूल अधिकारों में से सबसे पहले लिया था अपन ने कौन सा, समानता का अधिकार। ये जो समानता का अधिकार था ये था अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब देखो, ये वीडियो आप प्रारंभ करो उससे पहले बेस्ट रहेगा पहला वीडियो जो है ना इस लेसन का, वो जरूर देख लेना, उसके बाद में इसको प्रारंभ करना। तो समानता के अधिकार में पहला अनुच्छेद 14, इसकी चर्चा अपनी कंप्लीट थी। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ था विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता और कानून का सभी को क्या होगा, समान संरक्षण होगा। उसके बाद में दूसरा लिया था अपन ने अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में अपन ने लिखा था राज्य या कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब ये था उसमें कि कोई भी दुकान है, सार्वजनिक कोई जगह है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है या कोई स्नानघर है, कोई तालाब है, वहां प्रवेश को लेकर ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव होगा। ये देख लिया था अपन ने कौन से अनुच्छेद में, 15 में। यहां तक की अपनी चर्चा लास्ट वीडियो में हो चुकी थी। अब समानता के अधिकार का जो तीसरा है अनुच्छेद 16, यहां से अपने को प्रारंभ करना है। देखो, अनुच्छेद जो 16 है वह है सरकारी नौकरी से संबंधित। सरकारी नौकरी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16 में। कहने का मतलब ये है धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में सबको समानता होगी। तो देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद के तहत सरकारी नौकरी में देश के सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अर्थात अब देखना इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात सरकारी नौकरी में धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब समझना, जैसे कोई भी सरकारी वैकेंसी निकली, अपन मान लेते हैं जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, टीचर की, आरएस की, जो भी सरकारी वैकेंसी निकलती है, उस सरकारी वैकेंसी में सभी को, मतलब सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का बेटा है तो उसके लिए तो बहुत आसान पेपर बना दो और अपने जैसे सामान्य नागरिकों के लिए थोड़ा जटिल पेपर बना दो। ऐसा बिल्कुल भी सरकारी नौकरी में नहीं होता। वहां सबके लिए एक समान पेपर होता है और जिसके ज्यादा अंक आते हैं, जो कट ऑफ से ऊपर आता है, उसका सरकारी नौकरी में क्या कर लिया जाता है, सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो समान अवसर मिले हैं सबको।
मतलब ये हो गया समान अवसर का कि सरकारी नौकरी में ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति, ना लिंग, वंश, ना ही जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव होगा। देखो ये बात अनुच्छेद 15 में भी लिखी हुई थी, लेकिन 15 में ये लिखा हुआ नहीं था कि सरकारी नौकरी के मामले में नहीं था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जनरल केवल यही लिखा हुआ था, और अनुच्छेद 16 में अपने को क्या जोड़ना है साथ में, सरकारी नौकरी। अब समझना आगे। अब आप लोग अगर खुद सोचो, कई बार क्या होता है, जैसे सरकारी नौकरी के लिए कोई एग्जाम होती है, उसमें एक बच्चे के तो आते हैं 100 में से 80 नंबर, और एक बच्चे के आते हैं 100 में से 70 नंबर। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा, सामान्य जनरल अपन बात करें तो सिलेक्शन इसका होना चाहिए, अगर दोनों में से एक का सिलेक्शन होना हो तो किसका होना चाहिए, 100 में से 80 नंबर वाले का। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ये तो है जनरल ओबीसी का, और ये है एससी या एसटी का, इसका सिलेक्शन नहीं होता और इसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये किसका प्रावधान है, ये आरक्षण का प्रावधान है, समझ रहे हो बात। तो इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16 में ये भी लिखा हुआ है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर या एससी, एसटी या ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकता है। ये किसके तहत हुआ, आरक्षण के तहत हुआ। अगर केवल आरक्षण वाली चर्चा ना करें तो उसके अलावा सभी को क्या होंगे, समान अवसर होंगे। तो इसी अनुच्छेद में अपने को नीचे लिखना है आरक्षण के बारे में। तो अनुच्छेद 16 ही चल रहा है, पैराग्राफ चेंज करके लिख देना, राज्य निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर तथा एससी, एसटी व ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकता है। देखो जहां भी मैं इन अनुच्छेदों में राज्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ना, वहां आप ये चीज दिमाग में बिठा लेना कि राज्य का मतलब है यहाँ किससे, सरकार से। तो सरकार चाहे तो एससी, एसटी, ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकती है, और वर्तमान में सरकार ने इनको आरक्षण दे भी रखा है। ये अनुच्छेद कौन सा हो गया, अनुच्छेद 16। अब इसके बाद में अगला अपने समानता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 17। समानता के अधिकार का चौथा अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 17, और इसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता भी लिख सकते हो आप, और छुआछूत भी लिख सकते हो। अस्पृश्यता कह दो चाहे छुआछूत लिख दो। देखो अस्पृश्यता तो अपन इसमें ये लिखेंगे, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया गया है तथा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है। इसका मतलब समझा दूंगा मैं, एक बार देख लो लिखना क्या है अपने को। इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध माना गया है, जिससे जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव, जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके, को समाप्त किया जा सके। अब समझना इसका मतलब, देखो आजकल हालांकि छुआछूत वाला, अस्पृश्यता वाला सिस्टम कम हो गया। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा थी। होता क्या था, अपन किसी जाति विशेष का नाम लेंगे नहीं, वैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। पहले क्या होता था गांव में कि जो निम्न जाति के लोग होते थे, उच्च जाति वाले लोग उन निम्न जाति के लोगों को अपने बराबर बैठने नहीं देते थे।
इसका मतलब जाति के आधार पर क्या हुआ, भेदभाव हुआ। उनके साथ खाना खाना तो दूर, साथ ही नहीं बिठाते थे। इसका मतलब जाति के आधार पर क्या हो रहा था, छुआछूत हो रही थी, अस्पृश्यता हो रहा था। इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि अगर कोई छुआछूत या स्पर्शता करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, वह क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, उस अपराध के लिए उसे दंडित किया जाएगा। तो इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध माना गया है, जिससे जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके। अब इसके अलावा अस्पृश्यता को रोकने के लिए भारतीय संसद ने कानून भी बनाया था। उस कानून का नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। तो वो भी उल्लेख करना है अपने को। तो अगले पैराग्राफ में लिख देना, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया। समझ गए बात। इस कानून का मकसद क्या था, अस्पृश्यता को समाप्त करना। फिर उसके बाद इस कानून में संशोधन किया गया, कब, 1976 में। 1976 में इस कानून में संशोधन करके इस अधिनियम का नाम रख दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। समझ के बाद। तो इसी में आगे लिखना, बाद में 1976 में इस कानून में संशोधन किया गया तथा इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार। अब सिविल लिख दो चाहे नागरिक लिख दो। अपनी किताब में सिविल की बजाय नागरिक लिखा हुआ है तो अपन नागरिक ही लिख देते हैं। यहाँ सिविल लिख दोगे वो भी सही है, क्योंकि सिविल का मतलब क्या है, यहाँ नागरिक ही है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो हुआ क्या था, देखो थोड़ा सा समझना है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भारतीय संसद ने कानून बना दिया। अब इस कानून के तहत क्या था कि जो अस्पृश्यता करेगा उस पर जुर्माने का प्रावधान था। 500 रुपए, 1000 रुपए से जुर्माने की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन फिर भी अस्पृश्यता समाप्त नहीं की गई। जब अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई इस कानून के बाद भी, तो फिर इस कानून में बदलाव किया गया और इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया। और इस नाम बदलने के साथ साथ बदलाव क्या हुआ इसमें कि अब जो अस्पृश्यता करेगा उस पे केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि उसको कारावास की सजा भी होगी। फिर हालांकि एक बार 1989 में भी एक कानून बनाता है अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, लेकिन ज्यादा डिटेल से चर्चा न करके अपन इतना ही लिखेंगे इसमें। तो ये हो गया अनुच्छेद 17। अब लास्ट बचा है अपना अनुच्छेद 18, जिसमें है उपाधियों का अंत या उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 18, जिसमें क्या प्रावधान है, उपाधियों का अंत। देखो मतलब क्या हुआ इसका, पहले भारत में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस समय अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों के प्रति जो स्वामी भक्ति रखता था उस व्यक्ति को अंग्रेज कोई ना कोई उपाधि दे देते थे। जैसे लॉर्ड की उपाधि दे दी, केसरी हिंद की उपाधि दे दी। क्यों? तो अंग्रेज उपाधि दे देते थे, उन व्यक्तियों को ही देते थे जो अंग्रेजों के एक तरह से गुलामी करते थे ना, हाँ भाई कि ये अपने लायक है, तो उनको उपाधियां दे देते थे।
अब इन उपाधियों की वजह से क्या होती थी, समाज में असमानता होती थी। जैसे समाज में 10 लोग हैं, इनमें से एक को उपाधि दे दी, तो ये उपाधि लेने के बाद ये व्यक्ति तो अपने आप को बड़ा समझेगा और इनको ये छोटा समझेगा, ये खुद को बड़ा समझेगा। तो बताओ समाज में समानता हुई कि नहीं हुई? तो इस असमानता को रोकने के लिए क्या कर दिया, इन उपाधियों का समाप्त कर दिया गया। तो अब इसमें लिखेंगे अपन ब्रिटिश काल में, कहने का मतलब ये हो गया जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति रखता था, उसे अंग्रेजों द्वारा उपाधियां दी जाती थी। अब अंग्रेजों ने किसी एक को उपाधि दे दी तो वो तो अपने आप को काफी बड़ा समझेगा। इससे समाज में क्या आती थी, असमानता। इससे समाज में असमानता को बढ़ावा मिलता था। इसलिए अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों को समाप्त किया गया। उपाधियों को समाप्त किया गया। अब आगे ध्यान देना, उपाधियां समाप्त तो कर दी गई, लेकिन हर क्षेत्र में उपाधियों की समाप्ति नहीं हुई। 2 क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी उपाधियां दी जाती हैं, या 2 क्षेत्र हैं जिनमें उपाधियां दी जा सकती हैं। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी सेना के क्षेत्र में, क्योंकि ये दोनों उपाधियां ऐसी उपाधियां हैं जो व्यक्ति अपनी मेहनत के बदौलत प्राप्त करता है और उससे असमानता नहीं आती। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जिसने पीएचडी वगैरह कर ली उसको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, समझ गए बात। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जाती हैं। सेना के क्षेत्र में कर्नल, ब्रिगेडियर, ये क्या दी जाती है, उपाधियां दी जाती हैं। तो ध्यान रखना, शिक्षा व सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। तो लास्ट में लिख देना, वर्तमान में केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आपको इन 2 क्षेत्रों में अभी भी उपाधि मिल सकती है। और यह अनुच्छेद 18 कंप्लीट। और समानता का अधिकार कहां तक था, अनुच्छेद 18 तक था। मतलब अपना जो पहला मूल अधिकार था समानता का अधिकार, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में दूसरा लिखा था अपन ने स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब उसको देखते हैं अपन। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, मूल अधिकार केवल रटने के लिए मत पढ़ना, समझ विकसित करनी है ताकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने को ये अधिकार काम में आ सकते हैं। और दूसरा, अभी हाल ही में भारत सरकार, मोदी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है। उस नई शिक्षा नीति में भी जो रटंत प्रणाली थी ना, अपन रट रट के जो पास होते थे, उस सिस्टम को समाप्त किया गया है। समझ रहे हो बात। 10+2 की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 10+2 की जगह 5+3=4 वाला सिस्टम लागू किया गया है। तो अब अपने को जो नई एजुकेशन प्रणाली है उसके तहत ही ये चीज ध्यान में रखनी है कि रटने से अपनी पार भी नहीं पड़ेगी। तो दूसरा जो मूल अधिकार है वह कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये स्टार्ट होगा कहां से, अनुच्छेद 19 से, और कहां तक होगा, अनुच्छेद 22 तक। अब इसमें एक एक करके देखेंगे अपन, कितने हैं टोटल, 4 होंगे इसमें, 19, 20, 21, 22। समानता में थे 5 और स्वतंत्रता में है कितने, 4। सबसे पहले देखेंगे अपन क्या, अनुच्छेद 19। तो एक लाइन तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं पहले ही।
अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19(1) के तहत भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रदान की गई है। अब 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है ना, वो कौन कौन सी है? पहला है अनुच्छेद 19(1) के। अब ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता होगी, सभी अनुच्छेद 19(1) में है। पहली को क लिखेंगे, दूसरे को अनुच्छेद 19(1) ख लिख देंगे, फिर 19(1) ग लिख देंगे, फिर ग लिख देंगे। ऐसे करके अपन कितनी स्वतंत्रताएं देखेंगे? 6 स्वतंत्रताएं देखेंगे। अनुच्छेद 19(1) के में है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हो गया? भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण देने की, मतलब बोलने की, तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। करने की स्वतंत्रता है। देखो थोड़ा सा अंतर और समझ लेना। भाषण और अभिव्यक्ति में थोड़ा सा अंतर है। भाषण मतलब हम बोलकर हमारे विचार व्यक्त कर रहे हैं, मतलब बोलने की स्वतंत्रता हो गई। अभिव्यक्ति में क्या होता है? व्यक्ति बोलकर भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है और चुप रहकर भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इशारों के माध्यम से भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। जैसे इशारों के माध्यम से कई बार क्लास में कहते हैं, इसका मतलब टीचर किसी बच्चे को खड़ा कर रहा है, टीचर बिना बोले अगर ऐसे इशारा करता ना, इसका मतलब बच्चा समझ जाता है कि अपने को खड़ा होना है। टीचर इशारा करता है, इसका मतलब बच्चे को बैठने के लिए कह रहा है। बिना बोले इशारों के माध्यम से अपनी बात रखना क्या कहलाता है? अभिव्यक्त कहलाता है। और बिना इशारों के भी देखो कैसे अभिव्यक्ति होती है। कई बार अपने किसी के साथ मनमुटाव होता है, वो ऐसे करके खड़ा हो जाता है, इसका मतलब वो अपने से क्या है? नाराज है। बिना बोले उसने अपनी नाराजगी अभिव्यक्त कर दी। तो बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा वर्ड है क्या? अभिव्यक्त करना। तो ये क्या होगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत भारतीय नागरिकों को एक तो भाषण की स्वतंत्रता दी गई है और दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखो, इस स्वतंत्रता पर रोक भी लगाई जा सकती है। किन परिस्थितियों में इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जाती है, वो परिस्थिति सुनना। नीचे लिखेंगे अपन, लेकिन देश की एकता व अखंडता, या फिर अपन लिख सकते हैं अखंडता व संप्रभुता, राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। इसका अर्थ मैं बता दूंगा आप लोगों को, एक बार लिख देता हूं। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। इसके अलावा अगर अपन बात करें शिष्टाचार व सदाचार, शिष्टाचार व सदाचार, न्यायालय की अवमानना, अपराध के लिए उत्तेजित करना, अपराध के लिए उत्तेजित करना,
आदि आधारों पर इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब इसका मतलब समझना आप लोग, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो बात, लेकिन हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है। किन आधारों पर? यदि हमारे बोलने की वजह से देश की अखंडता को नुकसान हो रहा है या संप्रभुता को नुकसान हो रहा है। अखंड का मतलब भारत एक अखंड देश है, मतलब खंड खंड टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। हम कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से भारत के टुकड़े होने की संभावना रहती है, तो हमें ऐसा बोलने की आजादी नहीं है। अब जैसे मैं आज भाषण दे रहा हूं, हिंदुओं तुम मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाओ, फिर मुसलमानों से कहता हूं मुसलमानों तुम हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर मैं ऐसे कोई भाषण दे रहा हूं, इसका मतलब देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा हूं, ऐसा बोलने की मुझे आजादी नहीं है। राज्यों की सुरक्षा से संबंधित कोई बात हो तब भी मुझे बोलने की आजादी नहीं होगी। अब मैं बोल रहा हूं उससे राज्य की सुरक्षा को नुकसान हो रहा है तो भी मुझे बोलने की आजादी नहीं होगी। विदेशी राज्यों के साथ कोई मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने जा रहा है हमारा देश, और उस समय में विदेशी राज्य के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं और ऐसा कोई वाक्य बोल रहा हूं जिससे हमारे उस विदेशी राज्य के साथ संबंध खराब होने की संभावना रहती है, तो भी मेरी बोलने की आजादी पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई जाएगी। शिष्टाचार व सदाचार के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। मैं कोई अश्लील बातें नहीं बोल सकता, समझ के बाद, क्योंकि अश्लील बातें अगर बोल रहा हूं इसका मतलब मैं शिष्टाचार और सदाचार का पालन नहीं कर रहा, तब मेरी बोलने की आजादी पर रोक लगाई जा सकती है। न्यायालय की अवमानना, मतलब न्यायालय के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ऐसा कोई भाषण दे रहा हूं और लोगों को अपराध करने के लिए उत्तेजित कर रहा हूं कि चलो अपन लड़ाई करते हैं और उनको मारते हैं, कुछ ऐसा बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं ऐसी स्थिति में भी मेरे बोलने की आजादी पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये कुछ प्रावधान है जिनके आधारों पर इस स्वतंत्रता पर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये तो बात कर ली अपन ने अनुच्छेद 19(1) समझ रहे हो बात। अब अनुच्छेद 19(1) देखो अनुच्छेद 19(1) में लिखा हुआ है क्या? शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हो गया, हम लोग चाहे तो 10, 20, 50, 100 लोगों का एक सम्मेलन बुला सकते हैं, समझ के बाद। इस पर सरकार अपने ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाएगी, लेकिन सम्मेलन होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को कह दूं कि हाँ भाई आ जाओ, सारे बंदूक ले आना, और बंदूक नहीं हो तो तलवार ले आना और एक जगह बैठकर अपना सम्मेलन करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हथियार मंगवा रहा हूं सम्मेलन में, इसका मतलब वो शांतिपूर्ण सम्मेलन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के नागरिक बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं। अर्थात भारत के नागरिक बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या? अनुच्छेद 19(1) है। इसमें भी हालांकि जैसे अगर कोई ऐसा सम्मेलन बुलाया जाए जिससे हमारी अखंडता व संप्रभुता को नुकसान होता है, लोक व्यवस्था गड़बड़ाती है, लोक व्यवस्था मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, अपन ये नहीं कि भाई मार्केट के बीचों बीच बैठ के सम्मेलन कर रहे हैं, इससे लोगों की व्यवस्था गड़बड़ाएगी, तो ऐसे कुछ आधार हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस
स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ज्यादा इसमें डिटेल नहीं लिखेंगे, पर इतना था एक एक दो लाइनें लिखेंगे पर प्रत्येक में। ये हो गया दूसरा। तीसरा है अनुच्छेद 19(1)(ग). ग से याद रख लेना संगठन, संगठन या इसको अपन संघ भी बोल सकते हैं, लेकिन संगठन ग से याद रह जाएगा क्या, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हम कोई भी ग्रुप या संगठन बना सकते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो हमारा क्या है कि कुछ गवर्नमेंट शिक्षकों का एक ग्रुप है जिसे शिक्षक संघ नाम दे रखा है, तो हमें संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो संगठन देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन चलो भारत के खिलाफ एक संगठन बना लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो सरकार हमें पकड़वाएगी, जेल में पड़े पड़े आराम से जेल का खाना खाओ। तो हमें प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। एक एक लाइन इसमें लिखते जाना। आप लिखोगे क्या, भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। बस इसी को लिख देना आप, ताकि एक लाइन में अपनी डिटेल भी हो जाए। प्रत्येक नागरिक को ये वर्ड जोड़ के आप इसकी डिटेल लिख देना। ग तक हो गया। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 19(1)(ग). अनुच्छेद 19(1)(ग). अनुच्छेद 19(1)(ग) में लिखा हुआ घ से मतलब घूमना, तो इसमें क्या आ जाएगा, घूमने की स्वतंत्रता। इसमें लिखना है अपने को, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध संचरण। निर्बाध संचरण का मतलब होता है बिना बाधा के, तो अपन सिंपल भाषा में लिख देते हैं बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता है। संचरण लिखा हुआ है वैसे यहाँ वर्ड, लेकिन संचरण को अपन साधारण भाषा में क्या कहते हैं, घूमना। हालांकि इस पर भी देखो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप बॉर्डर पे जाके बैठ जाओगे कि नहीं मुझे तो कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्थिति में आपके घूमने की स्वतंत्रता पर क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। अगला है, ये कौन से नंबर का था, चौथे नंबर का, 5वें नंबर का है अनुच्छेद 19(1)(अ), क्योंकि ग के बाद में क्या आता है, अड़। इसमें है निवास की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये हो गया, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता होगी। आप खुद लिख देना एक लाइन, मतलब क्या हुआ, लिखना जरूर छोड़ मत देना, लिख ही देता हूं मैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता होगी। समझ गए बात। अब छठवां देखना, अनुच्छेद 19(1)(च). अब समझना, अनुच्छेद 19(1)(च) में लिखा हुआ था संपत्ति की स्वतंत्रता, लेकिन आपको पता हो तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा। पहले 7 मूल अधिकार थे, फिर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया तो यहां से संपत्ति की स्वतंत्रता भी हट गई। तो 6 वाला तो खाली ही पड़ा है, तो 6
चे में कुछ लिखना है नहीं, चे एडिंग भी मत डालना, चे के बाद में आता है क्या, छे। समझ गए बात। अड़े के बाद में चे मत लिख देना, ध्यान रखना चे खाली पड़ा है जिसमें वर्तमान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है वर्ती या रोजगार की स्वतंत्रता। वर्ती, अब वर्ती याद नहीं रहे तो छोड़ देना, केवल इतना लिख देना रोजगार की स्वतंत्रता, एक ही मतलब है। इसका मतलब ये हो गया भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी आजीविका चलाने के लिए, आजीविका चलाने का मतलब अपना पेट भरने के लिए रोजगार करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे अपन इसमें, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार की स्वतंत्रता होगी। लेकिन रोजगार का मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई अपन जो नशीले पदार्थ हैं, जो अवैध पदार्थ हैं, उनका रोजगार करें। आज हेरोइन, गांजा, अफीम, इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इनका व्यापार अपन नहीं कर सकते। इनका व्यापार करना होगा तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और कोई अवैध व्यापार नहीं, ये सारे अवैध व्यापार में आते हैं। तो लास्ट में लिख देना, लेकिन अवैध व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, अवैध व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। यह हो गया अपना अनुच्छेद 19 कंप्लीट। अनुच्छेद 19 में अपने को कुल मिलाकर कितनी स्वतंत्रताएं होगी, 6 स्वतंत्रताएं होगी। उसके बाद अनुच्छेद 20 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्ध करने का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्ध करने का संरक्षण। एक साथ इसका मतलब समझाऊंगा, पहले देखते रहना। इसके तहत निम्न अधिकार हैं। पहला, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा जब तक उसने उस समय प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। पहली बात तो इसका मतलब मैं समझा दूंगा। फिर अपनी किताब में देखो दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि उस समय प्रचलित कानून के तहत ही उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। लेकिन किताब में भी थोड़ा सा एक गलत तरीके से लिखा हुआ है। अपन इस दूसरा पॉइंट ने डाल के इसी पहले पॉइंट में वो बात लिखेंगे, जैसे अतः किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया हो उस समय
प्रचलित कानून के तहत ही उसे दंड दिया जाएगा। अब इसका मतलब समझ लेना। क्यों? आज जैसे ये मान लेते हैं, पर वर्तमान समय में जैसे क्रिकेट में कई बच्चे तो क्या लगाते हैं, कई बड़े आदमी सट्टा लगाते हैं क्रिकेट में, समझ गए बात। और उदाहरण के लिए अपन ये मान लेते हैं कि सरकार ने सट्टा लगाने की अनुमति दे रखी है। क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं ना, एक तो कहता है ये टीम जीतेगी, दूसरी कहता है वो टीम जीतेगी, तो सट्टा ही हो गया क्रिकेट में। हम ये मान लेते हैं कि आज के समय क्रिकेट में सट्टा लगाना का मतलब सरकार ने कानून बना रखा है कि क्रिकेट में कोई भी सट्टा लगा सकता है। उस समय सपोज करो मैंने क्रिकेट में सट्टा लगाया और मैं सट्टे में या तो जीत गया या हार गया। आज से 5 दिन बाद, आने वाले 5 दिनों के बाद सरकार ने कानून बना दिया कि क्रिकेट में सट्टा लगाएगा उसको 5 साल की सजा होगी। सरकार ने कानून बना दिया और उस कानून के बनने के बाद मैंने कभी सट्टा नहीं लगाया, तो अब एक चीज दो, क्या मुझे सजा होगी? मुझे सजा नहीं होगी, क्योंकि जिस समय कानून नहीं बना था ये, अब इसका मतलब समझना, आप इधर देखना, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा जब तक उसने उस समय प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। मतलब मैंने जब सट्टा लगाया था तब तो ये कानून था ना कि हाँ भाई आप सट्टा लगा सकते हो, तो मैंने जब वो सट्टा लगाया था तब मैंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, तो इसका मतलब मुझे सजा नहीं होगी। अब देखना आगे लिखा हुआ है, तथा किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया हो उस समय प्रचलित कानून के तहत ही उसे दंड दिया जाएगा। जैसे चोरी करने की सजा है 1 साल। कितने साल? 1 साल। समझना इस उदाहरण को। अब उदाहरण लेऊंगा आप में से किसी का, क्योंकि मेरा खुद का उदाहरण तो मैं दे चुका। आपने क्या कर ली? चोरी कर ली। समझ गए बात? आज की बात है, आज ही आप लोगों ने चोरी कर ली। चोरी करने की सजा क्या है? 1 साल की जेल। आप आज से 5 दिन बाद में चोरी करने की सजा क्या हो गई? 5 साल की जेल। समझ गए बात? आपने चोरी तब की थी जब चोरी करने की सजा थी 1 साल, लेकिन 5 दिन बाद में चोरी करने की सजा कितनी होगी? 5 साल होगी। तो आपको कितने साल की सजा होगी? 1 साल की सजा होगी। किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया हो उस समय प्रचलित कानून के तहत ही उसे दंड दिया जाएगा। समझ गए बात? ये लिखा हुआ है 1 अनुच्छेद 20 में। ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मूल अधिकार समझने का प्रयास करना। क्या क्या दे रखा है, क्या क्या सिस्टम होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। बहुत से कि 90% की एजुकेशन तो ऐसी होती है जो कंप्लीट पढ़ जाते हैं, 12th भी पढ़ जाते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, एमए भी कर लेते हैं, बीएड भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने अधिकारों का पता नहीं रहता। आप 12th क्लास में और अभी से प्रण ले लेना, कसम खा लेना कि अपने को अपने अधिकारों का तो कम से कम पता होना चाहिए। तो पहला तो ये है इसमें। दूसरा, किसी व्यक्ति को, दूसरा समझना, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ समझना। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक पिक्चर थी अंधा कानून। इस फिल्म में जो हीरो थे वो तो थे अमिताभ बच्चन और जो विलेन था वो था अमरीश पुरी। उस पिक्चर की छोटी सी घटना सुनना आप। अमरीश पुरी देश छोड़कर चला जाता है और ये अफवाह फैला देता है कि भाई अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी का मर्डर कर दिया। अब पुलिस तहकीकात करती है, अमरीश पुरी मिलता नहीं, मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट कहता है कि अमिताभ बच्चन के लिए कहता है कि इसने अमरीश पुरी को मारकर कहीं ना कहीं इसकी लाश को दफना दिया।
तो अमिताभ बच्चन को सजा होती है। किसके मर्डर के? कि अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी का मर्डर कर दिया। अमिताभ बच्चन को 10 या 12 या 15 साल की सजा होती है। सजा काटने के बाद अमिताभ बच्चन जेल से रिहा हो जाता है। उसके बाद अमिताभ बच्चन को पता चलता है कि भाई जिसके मर्डर के चक्कर में अपने को ये सजा हुई थी वो तो खुला घूम रहा है, वो तो वहां है। अमिताभ बच्चन जाता है और अमरीश पुरी को कहता है कि देख तेरे मर्डर की सजा तो मैंने काट ली, क्यों अब मैं तेरा अब भी मर्डर करता हूं, मतलब दोबारा तो क्या पहली बार तो मर्डर किया ही नहीं था। फिर अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी का मर्डर किया और मर्डर करते वक्त अमिताभ बच्चन ने कहा था कि भाई एक अपराध के लिए तो एक बार मुझे सजा मिल गई, दोबारा तो सजा मिल नहीं सकती। तो इसलिए अमिताभ बच्चन ने फिर अमरीश पुरी का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तो अमिताभ बच्चन को इस अधिकार का पता था, क्या था कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जा सकती है और मर्डर की सजा अमिताभ बच्चन को पहले मिल ही चुकी थी। तीसरा है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ गए बात? आपने पिक्चरों में देखा होगा जज साहब सामने बैठे रहते हैं, सामने दो कटघरे खड़े रहते हैं, मुजरिम को कटघरे में खड़ा किया जाता है और दूसरे कटघरे में उसके खिलाफ गवाही देता है या उसके पक्ष में जो गवाही देता है उसको खड़ा किया जाता है। तो जो मुजरिम है उस मुजरिम को जबरदस्ती ये नहीं कहा जा सकता है कि तू तेरे खिलाफ ही बोल। कहने का मतलब ये हो गया किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ये हो गया अपना कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। देखो हमें हमारे प्राण और दैहिक का मतलब होता है शरीर। शरीर के मामले में अपन पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। समझ गए बात? मतलब जो कानून ने जो प्रक्रिया बना रखी है उसी के तहत उसके प्राण लिए जा सकते हैं, अन्य किसी तरीके से नहीं। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, बाकायदा कोर्ट उसको सजा सुनाएगा, हो सकता है फांसी की सजा सुना दे, तो फांसी की सजा सुनाने का मतलब उसको प्राणों से वंचित कर दिया। तो विधि की मतलब कानून की जो प्रक्रिया उसी के तहत उसे प्राणों से वंचित किया गया है, अन्य किसी तरीके से नहीं। आज विचार था कि ये कंप्लीट कर दें, अनुच्छेद 22 भी कर दें, लेकिन मुझे जहां तक लगता है टाइम काफी हो चुका है। अनुच्छेद 22 करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज हो सकता है आवाज में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि जो माइक था ना उस माइक में थोड़ी खराबी हो गई थी। नेक्स्ट क्लास में अपन माइक लगा कर बढ़िया आवाज के साथ फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।